हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे चैनल स्टडी विद आलोक पे। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं नेट के प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं, जो 2012 से लेके और 22 तक का। ठीक है, तो ये लगातार अब एक मिशन स्टार्ट हो रहा है आज से। तो इसमें जो है, जो फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, तो उसको डिस्कस कराया जाएगा, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो टॉपिक वाइज मतलब हो गया कि जैसे टीचिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका ईबीएस हो गया, ये सब जो कंप्यूटर वाले प्रश्न हो गए, हायर एजुकेशन, ठीक है, रिसर्च, तो ये सब जो सारी चीजें हैं, कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से संबंधित जो पेपर, जैसे आपका सब्जेक्ट वाला हमने कराया था सोशियोलॉजी का, लगभग मान के चलिए कि 32 वीडियो अपलोड है। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं चैनल से। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि आपने लगभग देखा भी होगा कि जब रिजल्ट आता है या लोग क्वालिफाई करते हैं तो लिख के भेजते भी हैं। ठीक है, कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत लाभ मिला। ठीक है, और बहुत काफी बच्चे जो है सेलेक्ट भी हुए पढ़ करके। ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिक आंसर की मिल नहीं पाती है कहीं पे, बुक वगैरह में रहता है, और चीजें हम थोड़ा बहुत जब कभी दो चार प्रश्न इधर से उधर से कर भी लेते हैं, लेकिन जब तक पूरी तरीके से आपका कोई चीज तैयार ना हो, पूरा पार्ट, यानी कि 10 साल का पूरा पेपर आप नहीं प्रैक्टिस किए हैं, चाहे वो सब्जेक्ट का हो चाहे फर्स्ट पेपर का हो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक आगे समस्या ही क्रिएट करता है। और पेपर ऐसा होता है फ्रेंड्स कि वो रिपीट होता ही होता है, चाहे वो टीचिंग हो, कंप्यूटर हो, या आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो हर जगह जीडीसी, जीआईसी और आपका ये हायर एजुकेशन और जो है, तो सब जगह पे नेट में तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है ये सोच रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने सब्जेक्ट वाला तैयार किया अपना प्रीवियस ईयर पेपर, वैसे फर्स्ट पेपर के लिए भी बहुत लोग कह रहे थे कि मैम इसको भी साल भर करा दीजिए, तो हम लोगों का कम से कम तैयार हो जाए, जो बेसिक चीजें हैं वो ना गलत हो। ठीक है, तो इसी बहाने ये आज एक नया शुभारंभ किया जा रहा है, और इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो भी अगर मान लीजिए कोई चीज डिस्प्यूट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में वहां पे अपना जो है फीडबैक भी दे सकते हैं, और हमें मोटिवेशन के लिए आप कमेंट करें, उसको लाइक करें वीडियो को। ठीक है, और शेयर भी करें। ठीक है, ये छोटी सी गुजारिश है। और आइए इस शुभारंभ को शुरुआत करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है जून 2012 का पेपर है। ठीक है, तो जून 2012 का पेपर है, और 2012 से ही मैंने जो सब्जेक्ट वाला था वो आपने देखा होगा, 3 साल पहले मैंने सॉल्व कराया था। तो 3 साल पहले शुरू किया गया था, तो वो लगभग सारे पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में, और उसको मैं सभी बच्चों को डाउनलोड करके दिया भी गया है, सभी लोग उसको सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी अब 12 से ही शुरुआत हो रही है, और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगी। ठीक है, वहां पे आप लोग इसको देख पाएंगे। तो आइए देखिए, ये जून 2012 का एक बुकलेट नंबर कोड डब्ल्यू है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है टीचिंग, तो टीचिंग का जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि लगता तो हमें बहुत आसान है, लगता है अरे टीचिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है इसमें, क्योंकि इसमें दो प्रकार की टीचिंग होती है, आपने देखा होगा कि एक माइक्रो लेवल पे और एक जो है मैक्रो लेवल पे। ठीक है, यानी सूक्ष्म और बृहद। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये होगा, लेकिन आंसर कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी जटिलता होती है, इसको समझना पड़ता है। क्योंकि देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा विषय है कि मान लीजिए आप टीचिंग करने जा रहे हैं, सेलेक्ट हो गए, तो बहुत लोग सेलेक्ट हो भी जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो एप्टीट्यूड ही नहीं होता है। ठीक है, कि वो क्लास को मैनेज कर पाए। तो इसीलिए किसी भी टीचर के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का होना बहुत ही कंपलसरी होता है। इसीलिए हमारे एग्जामिनेशन, चाहे वो हायर वाले हो, चाहे जो है ये आपके जीडीसी, जीआईसी, कोई भी परीक्षा हो, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इसको समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन देखिए 43 दिया गया है कि यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले, तो आप कक्षा में किस प्रकार के साथ व्यवहार करना चाहेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हम क्लास में हैं, वहां पे सामान्य विद्यार्थी हैं। ठीक है, और वहां उनके साथ में कोई दृष्टिहीन विद्यार्थी को भी हमें पढ़ाने का अवसर मिले, बिल्कुल, तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, अतिरिक्त ध्यान नहीं देना क्योंकि अधिकांश को हान उठानी पड़ती है, कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करना, आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग्य है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए,
और डी नंबर पे है कि आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको तो आंसर देखते ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज होता है ना कि व्यक्ति की थोड़ा सा ह्यूमन इंसानियत भी कोई चीज होती है वहां पे, तो टीचिंग भी एक ऐसी ही चीजें हैं, ठीक है, कि आदमी का खुद का एक व्यक्तिगत भी होता है, व्यक्तित्व भी होता है, जो उस टीचर के अंदर में एक नेचुरल गुण भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डी वाला है कि आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना, तो हम सबसे पहले जो दृष्टिहीन विद्यार्थी है उसके लिए हम आगे की सीट व्यवस्था करेंगे ताकि उसे पीछे जाने में दिक्कत ना हो या चोट वगैरह ना लगे, ठीक है। उसके सुविधाजनक गति से पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डी वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये जो फ्रेंड्स डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, ये देखिए एक क्वेश्चन ये आया हुआ था। दूसरा है कि निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो कौन सी जो ऐसी जो करेक्टर लिस्ट है ये गुड अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बताना है इसमें, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है करेक्टरिस्टिक यानी गुड अचीवमेंट जो ना हो, ठीक है। तो क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो नहीं पे जरूर फोकस करिएगा, मैं बार बार कहती हूँ। यानी उत्तम उपलब्धि परीक्षण यानी गुड अचीवमेंट आपने क्या किया, वो क्या इसमें जो है विशेषता नहीं है टीचिंग की, ठीक है। तो देखिए विश्वसनीयता तो ये होती ही है, और उसके बाद में वस्तुनिष्ठता, अस्पष्टता और वैधता, ठीक है। तो विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, वैधता भी है, ठीक है। लेकिन जो उपलब्धि परीक्षण में है ये अस्पष्टता नहीं है विशेषता, ठीक है। तो यही नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, सी नंबर। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो प्रक्षेपित साधन में नहीं आती है, ठीक है, यानी प्रोजेक्टेड एड, ठीक है। तो ये बताना है। तो देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड और छाया जो क्षेपित यानी एपिडाइस्कोप और स्लाइड जो स्लाइड प्रोजेक्टर होते हैं, ठीक है, यानी स्लाइड करके जो प्रोजेक्टर पे जो पढ़ाया जाता है क्लासरूम में। तो क्या ऐसा है जो नहीं आता है, ठीक है, प्रक्षेपित साधन में। तो ये जो है फ्रेंड्स में क्या नहीं आएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड तो आता ही है, एपिडाइस्कोप भी आता है और स्लाइड प्रोजेक्टर भी आता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स कि एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही होती है, ठीक है। तो एक अध्यापक है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए कौन सी ऐसी पद्धति है जो सही है। तो कैसे लिखा जाएगा कि तेजी से जहां तक संभव हो स्पष्ट लिखना, ठीक है। दूसरा देखिए जब हमारा इंटरव्यू भी होता है तो प्रैक्टिस कराई जाती है, हमारे यहाँ सर कराते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन ही करा देते हैं। तो ऑफलाइन भी पहले होती थी लखनऊ में, लेकिन अब ऑफलाइन बंद हो गई, तो ऑनलाइन ही सर जो है इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को खड़ा होकर के वो अपने घर से ही बताते हैं कि कैसे उनको पढ़ाना है या कैसे किस तरह से हमें खड़े होना है, किस तरह से हमें अंदर आना है, ठीक है। तो सारी चीजें ये बताई जाती हैं। तो कभी कभी क्या ब्लैक बोर्ड पे लोग खड़े हो जाते हैं तो पीट करके पीछे की तरफ खड़े हो जाएंगे, तो यानी ब्लैक बोर्ड ही नहीं दिख रहा है, या चौक वगैरह से लिख दिए तो उसको मिटाया ही नहीं बाद में, ठीक है। तो ये सब जो सारी चीजें होती हैं एक टीचर की, तो ये सब क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो अब कैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए कौन सी पद्धति सही है, तो ये इसमें पूछा गया है वही चीज। तो देखिए तेजी से तथा जहां तक संभव हो स्पष्ट लिखना। दूसरा है इसमें सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना तथा फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने के लिए कहना। तीसरा है कि सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसे ही लिखना, तो ये तो होगा नहीं। मुख्य बातों को जहां तक संभव हो स्पष्टता के साथ में लिखना। तो फ्रेंड्स यही होगा डी नंबर, ठीक है, यानी जो मुख्य बातें हैं उनको जहां तक संभव हो स्पष्टता के साथ में आप उसको लिखिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जैसे हमारे थिंकर्स हैं अगस्त कॉम्ट जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ना मुख्य बातें कि वो फ्रांस के हैं, फिर उनका जो यही तो हम इंटरव्यू में भी करते हैं ब्लैक बोर्ड पे कि हमने डाल दिया फ्रांस, फिर उसके बाद में वहां पे लिख दिया कि जो है उनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में उनकी जो प्रमुख अवधारणाओं के नाम लिख दिए। तो उसी अवधारणा में से अगर मान लीजिए कि वहां पे पूछ लिए कि ठीक है आप बताइए जो है विज्ञानों का वर्गीकरण समझाइए, ठीक है। तो इस तरीके से तो वहां पे मुख्य बातों को जहां तक हो संभव उसे स्पष्टता के साथ में लिखना, तो ब्लैक बोर्ड पे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया था कि एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह,
तो यदि वह क्या करता है फ्रेंड्स, जो है देखिए विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जो एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह अपने विद्यार्थियों के लिए क्या करे। ठीक है, तो विद्यार्थियों को तो विषय का ज्ञान देता ही देता है एक शिक्षक। भाई विषय है, मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है, तो ठीक है, तो हम सबसे पहले कहते नहीं है कि आप अपना सिलेबस निकालिए। ये तो मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर है ही, लेकिन क्या प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी? इतने क्वेश्चन नहीं। इससे क्या होता है कि हमें एक आइडिया लगता है कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन टीचिंग से पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम 10 साल के अगर टीचिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें एक ब्रॉड लेवल पे एक नॉलेज हो जाता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और अगर इन बाई चांस वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो हम उसको तुरंत ही कर ले जाते हैं, उसमें हमें समय नहीं देना पड़ता। लेकिन फिर भी क्या है कि हमें पूरे सिलेबस को, यानी जो इसके फर्स्ट पेपर के पूरे पार्ट हैं, जो इसकी यूनिटें हैं 1 से 10 तक, उसको पूरा सिलेबस हमें पढ़ना अच्छे से, फिर उनके नोट्स बनाना, उनको रिवाइज करना। ठीक है, उसके बाद में लगातार वीकली टेस्ट देते रहना, उसके बाद में प्रीवियस ईयर में भी जो पेपर आए हुए हैं उनको भी देखते रहना, फिर जाके हमारा तैयार होता है ना। तो अध्यापक तो ये सब करता ही है, यानी विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देना, तो बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करना, तो बिल्कुल ये भी चीजें हैं। विषय वस्तु जो होती है उसको सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। लेकिन फिर भी जो है एक टीचर क्या करता है, वो ये भी तो कहता है ना कि विद्यार्थी जो है वो हमारा एक बेहतर नागरिक बनने में उनको मदद करता है। यानी मान लीजिए नौकरी ही ऐसी थोड़ी ना कोई चीज है कि लग जाए तो ही आप सफल हैं, ऐसा नहीं है। आप पढ़ लिख लिए, आप उस लायक बन गए हैं, ठीक है, यानी आपके अंदर इतनी योग्यता है तो आप कहीं भी रहेंगे तो कुछ भी कर सकेंगे ना और लोगों की अपेक्षाकृत। ठीक है, ये नहीं है कि आप बेकार हैं। तो विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में वो मदद करता है, यानी वो बच्चा जो पढ़ लिख लिया है अच्छे से, वो कहीं भी रहेगा तो अपने लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकेगा, यानी बेहतर नागरिक उसके अंदर ये होता है ना कि कहा नहीं जाता भैया आप पढ़े लिखे हैं, आपसे ये उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका 2012 वाला पार्ट। अब हम जो है दिसंबर वाले पे करेंगे। ठीक है, तो ये दिसंबर वाला है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये पूछा गया है टीचिंग का कि प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए दिया गया है कि केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। ठीक है, तो प्रभावी और अस्थायी शिक्षा जो होती है, ठीक है, यानी लर्निंग और लर्नर के बीच में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए उसके पास? योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। ठीक है, डिजायर लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें आया था कि कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, तो जो हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो मस्ट बी क्या होना चाहिए, यानी कक्षा संप्रेषण में क्या होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित? तो फ्रेंड्स जो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है, तो छात्र केंद्रित, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि अध्यापन की जो सर्वोत्तम प्रणाली है वो कौन सी है? जानकारी प्रदान करना, लोगों को छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, ठीक है, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव उन्हें देना, चर्चा आरंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। ठीक है, तो क्या उसमें है? देखिए अध्यापन की जो सर्वोत्तम प्रणाली है वो क्या है? जानकारी प्रदान करना तो है ही, ठीक है, छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए भी कहा जाता है, अच्छी संदर्भ सामग्री का भी सुझाव दिया जाता है कि आप इस चीज को चूज करिए। ठीक है, यानी ये पुस्तक ले लीजिए, ये नोट्स ले लीजिए, तो ये सब चीजें तो हैं, लेकिन अध्ययन की जो सर्वोत्तम प्रणाली है, ठीक है, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, तो द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा, जो चर्चा हम प्रारंभ करते हैं वो चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। मान लीजिए
कि कक्षा में कोई परस्पर जो संवाद हो रहा है उससे क्या उभर कर आना चाहिए, तर्क वितर्क, सूचना, विचार, विवाद। ठीक है, तो जो कक्षा में जो हमारा जो परस्पर जो क्लासरूम होता है उसमें क्या उभर के आता है सामने। ठीक है, तो तर्क वितर्क, सूचना आती ही है, तर्क वितर्क भी होता है, विवाद ऐसी कोई चीज है नहीं, लेकिन विचार जो हमारा आइडिया है। ठीक है, जब हम कोई चीज करते हैं ना, अब जैसे मान लीजिए हम रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, तो वहां पे जब हमारे गाइड लोग हमसे पूछते हैं सभी से कि आपने ये क्यों लिया, उनसे पूछा गया कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि सभी लोग के मन में एक विचार आता है, एक आइडिया आता है, नहीं हम इस पे अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस पे अध्ययन कर रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, यानी हमारा मेथड क्या होगा, हमारा जो है चीजें क्या होंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है ग्रुप में, तो ये होता है हमारे पास में नए नए आइडियाज वहां पे उभर के आते हैं। ठीक है, तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि दंड ना देकर बच्चे को बिगाड़ना, जिसे कोई बच्चा है उसे दंड ना दिया जाए, बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है, तो उसे क्या करेंगे। देखिए, कक्षा में दंड पर रोक लगा देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। ठीक है, शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है। आए दिन देखिए, आप देखते ही हैं कि टीचर ने बच्चे को मार दिया, उसका कान फट गया, ब्लड आने लगा, फिर स्कूल में कोहराम मच गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखते ही हैं, होती ही रहती हैं आए दिन, पेपर न्यूज ये सब। उसके बाद में अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए, बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए, तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम घर में बच्चों को नहीं पीटते हैं तो स्कूल में थोड़ी ना ऐसी उम्मीद करेंगे कि हमारे बच्चे को छड़ी से पीटा जाए। मतलब जो है टीचर को इतना होना चाहिए ना कि किस परिस्थिति में कैसे बच्चे को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा, यही तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसीलिए बच्चे को हमें उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। ठीक है, कि बच्चा किस प्रकार का है और किस प्रकार से हमें उसके साथ में बिहेव करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो अवांछित व्यवहार होता है उस पे दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर कोई ऐसा व्यवहार है तो जो भी दंड, जिस तरीके से वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये 2012 का लास्ट क्वेश्चन है टीचिंग का, कि देखिए क्वेश्चन नंबर है कि 48 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम में जो टीचर का जो कम्युनिकेशन है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतरवैयक्तिक, जनसंचार, सामूहिक संप्रेषण, आमने सामने का संप्रेषण। लग तो रहा है बहुत आसान, लेकिन बहुत ही इसमें जटिलता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप लगाएंगे अंतरवैयक्तिक तो भी गलत हो जाएगा, जनसंचार, सामूहिक संप्रेषण, आमने सामने, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, तो लग तो रहा है ना कि फेस टू फेस क्लास कक्षा में, लेकिन फेस टू फेस फ्रेंड्स नहीं होगा, क्योंकि फेस टू फेस दो लोग भी संप्रेषण कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो अंतरवैयक्तिक है यानी इंटरपर्सनल, वहां पे देखिए हम एक एक दूसरे से बैठ के जुड़ गए, और मतलब जो है जैसे टीचिंग में तो अपना जैसे ऑनलाइन ही हो गया, गूगल मीट वगैरह पे, तो ये तो जैसे इंटरपर्सनल हो गया। लेकिन जो क्लासरूम में जो होता है संप्रेषण, वहां पे तो देखिए काफी बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या होता है, क्लासरूम में ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, यानी सामूहिक संप्रेषण। ठीक है, यानी संप्रेषण ऐसा होता है कि जो क्लास का जो 40 नंबर का जो स्टूडेंट पीछे बैठा रहता है उसके भी ऊपर हमारा संप्रेषण होता है कि वो उस चीज को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सामूहिक संप्रेषण होता है कक्षा में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर था वो 2012 वाला यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जैसे ही समय मिलेगा 2013 का भी पेपर सॉल्व किया जाएगा टीचिंग का। आशा है कि आप सभी को इसका लाभ मिलेगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।